सो हे वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो होने वाला रहेगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी BCSE LE 2024 का एग्ज़ाम यहाँ पे देने जा रहे हैं। उनका एग्ज़ाम डेट फिक्स हो रखा है, 14 जुलाई को आपका एग्ज़ाम का डेट है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो बच्चे चाहे थोड़ा मोड़ा भी पढ़े होंगे या ना भी पढ़े होंगे, ये सभी के लिए वीडियो होने वाला रहेगा। मतलब एक उनको कॉन्फिडेंस नहीं है अंदर से कि यार मैं पढ़ा हूँ या नहीं पढ़ा हूँ, मेरा होगा या नहीं होगा। तो एक बेस्ट पॉसिबल अप्रोच हो सकता है, उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आप बिल्कुल नहीं भी पढ़े हो ना, मतलब मान के चलो कि आप बिल्कुल नहीं भी पढ़े हो, फिर भी आपका सिलेक्शन एक बेस्ट प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कैसे लिया जा सकता है, इसके अप्रोच के ऊपर बात करने वाले रहेंगे। तो कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी है जो आपको यहाँ पे कंसिडर करते हुए चलना है। एंड आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल पा रहा हूँ, इसका बैलेंस फॉर्म में भी आपको बताऊँगा। तो मेरा जो टोटली कंसर्न रहेगा इस वीडियो का, वो यही चौथा नंबर पॉइंट रहेगा कि आपका सिलेक्शन के लिए जो मैनेजमेंट होना चाहता है, अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन, वो किस तरीका से होना चाहता है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो तो देखिए, पढ़ना ना पढ़ना ये तो सभी को पता है कि सब कोई पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं। लास्ट में उनका एडमिट कार्ड आता है तो फिर उनको अंदर से आती है यार एडमिट कार्ड आ गया, अब पढ़ लेना चाहिए था। नहीं तो जो बच्चे सिंसियर होते हैं वो सालों साल से मेहनत करते हैं, उनको पता है कि मेरे सिलेक्शन लेनी है, तो उनको एक रात से सिलेक्शन नहीं होती है, उनको एक साल से मेहनत की सिलेक्शन होती है। तो वो बच्चे बेशक डिज़र्व करते हैं कि उनका अच्छा रैंक आए, वो बेशक अच्छे के भागीदार हैं। लेकिन जो बच्चे एडमिट कार्ड देख करके उनको मन के अंदर ये हुआ जिज्ञासा कि यार कुछ पढ़ लेते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है, कुछ पढ़ लेना चाहिए था सिलेक्शन के बेसिस को, उन बच्चों के लिए चीज़ें यहाँ पे होने वाली रहेगी। तो जो बच्चे बिल्कुल ही शुरू से पढ़ते हुए आ रहे थे वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा, बस उतना सीखना है। बट जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े उनके लिए यहाँ पे प्रॉपर बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बट जो बच्चे ऑलरेडी पढ़े हैं ना, मतलब सालों साल से मेहनत करते हैं, वो भी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको ये बस सीखना चाहता है, ये वाला पॉइंट सीखिएगा, सिलेक्शन मैनेजमेंट बैलेंस क्वेश्चन कैसे करते हुए करना है, ठीक है। बट जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े उनके लिए भी पूरा पॉइंट कवर होने वाला रहेगा। तो सबसे पहले पॉइंट आपके पास है कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनको क्या करना है कि आपको पहले चीज़, जो एडमिट कार्ड आ गया है तो एडमिट कार्ड में आपको चाहिए तो लिखा हुआ मिल जाएगा ना कि आपका एग्ज़ाम कब है। उसमें उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, उस एग्ज़ाम का पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको 14 जो जुलाई है ना, उस 14 जुलाई के पहले आपको खुद से पूछना है कि मैं किस में बेस्ट कर सकता हूँ। आपको पता होगा कि आपका सिलेबस 3 पोर्शन है, मैथ, मैकेनिक्स और इंग्लिश। तो आपको खुद से देखना है कि आपका किस में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, किस में ज़्यादा आप फोकस कर पाते हो, किस में ज़्यादा आप अच्छे से कर सकते हो। वो आपका मैथ भी हो सकता है, मैकेनिक्स भी हो सकता है। इंग्लिश को कभी कंसिडरेशन में नहीं करिएगा, क्योंकि इंग्लिश कितना भी अच्छा कर लीजिए तो वो क्वालिफाइंग है, आपका मार्क्स ऐड उसका नहीं हो रहा है, तो उसको आपको नेगलेक्ट करना है। बस आपको मैथ और मैकेनिक्स, दो जो पेपर बचे गए, मैथ और मैकेनिक्स, उसमें से जो आपका स्ट्रेंथ है, जिससे कि आप उम्मीद करते हो कि हम इससे क्वेश्चन कर लेंगे आता है, तो उसको आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद से आपको क्या करना है कि उसमें आपको कि रिवीजन जो है ना वो पूरा अच्छे से कर लेना है। उसके बाद से दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने लगा रखे होंगे, चाहे PYQ हो, चाहे सेट का हो, चाहे आपने सॉल्व एग्जाम्पल देखा होगा, चाहे किसी से कहीं से पढ़ा होगा, तो उसके जो क्वेश्चंस होंगे ना, उस क्वेश्चन को आपको रिवाइज कर लेना है। मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी आपने बना रखा है उसको आपको रिवाइज करना है। एंड उसके बाद से जो पॉसिबल चीज़ होती है वो आपको करनी है कि आपके पास जितना भी फार्मूला बना होगा, ठीक ना, क्या बना होगा, जितना भी फार्मूला बना होगा उन सारे फार्मूला को आपको एक जगह लिख देनी है। एंड उसके सिवा जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है, जिस भी सब्जेक्ट में आप अच्छे कर सकते हो, उस सब्जेक्ट में कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो आपको भूलना बार बार पड़ जाता है, मतलब देखते हो भूल जाते हो, देखते हो भूल जाते हो, उसको आपको क्या करनी है, एक अलग से लिस्ट बना लेनी है। क्या करनी है, एक अलग से आपको लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट को आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से बारीकी से देखना है हमेशा। जो भी बचे हुए 5-7 दिन, उस 5-7 दिन में आप इतना को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है, मैथ या मैकेनिक्स में जो भी पोर्शन आपको अच्छा से आता है, जिस भी पोर्शन को आप अच्छे से कर सकते हो, जो आपको खुद में एक एनर्जी दे रहा है कि हम इसको अच्छे से कर लेंगे, उसको आप लोग करिए। तो इसमें ना आप इतना कर लीजिए। तो इतना करने के बाद से ना आपको जो 5-6 दिन जो समय बचा हुआ है, इस 5-6 दिन में आप 2 चीज़ कर लोगे। इतना करने के बाद से 2 चीज़ कर लोगे। पहला चीज़ कि इतना में आपका पकड़ बन जाएगा। दूसरा चीज़ कि इतना अगर कर लेते हो तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो है कि 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन के काबिल आप बन जाते हो, जिसमें आपका स्ट्रेंथ है। उसमें जो स्ट्रेंथ नहीं है उसको हटा दीजिए, नया चीज़ करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि नया करने का मतलब है उसमें टाइम देना, नए चीज़ों को सीखना, मतलब याद भी करने में टाइम लगेगा, उसको समझने में टाइम देना, और नए चीज़ों को भूलना भी बड़ी जल्दी हो जाता है। लेकिन जो चीज़ें ऑलरेडी कर रखे हो ना, जिसमें आपका स्ट्रेंथ है, उस चीज़ों को आप इतना कर लेते हो, तो वो उम्मीद करता हूँ कि मैं 8 से 10 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट में कर सकते हो। 8 से 10 करना कोई मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हो 8 से 10 क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा भी बिल्कुल पढ़े हो तो।
जो स्ट्रेंथ है, जो आपका सही से किया हुआ है, उसी में फोकस करना है, नया चीज़ आपके यहाँ नहीं करना है। तो ये समझ गए, तो यहाँ से 8-10 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट है कि अगर यहाँ से आपका 8-10 क्वेश्चन हो जाता है, उसके बाद से क्या करना है कि आपको जो भी PYQ है ना, PYQ आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है। PYQ का सॉल्यूशन देखना। PYQ कहाँ से मिलेगा, ये तो सभी को सभी ग्रुप में अवेलेबल होगा, मिल ही गया होगा, नहीं मिला होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि एफर्ट प्लस एक एप्लीकेशन है, ठीक ना, एफर्ट प्लस, ठीक है। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करोगे तो एफर्ट प्लस का एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। वो मेरा खुद का एप्लीकेशन है, जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे एक लाइब्रेरी का सेक्शन मिलेगा, नीचे में स्क्रॉल करिएगा, लाइब्रेरी का एक सेक्शन मिल जाएगा। उस लाइब्रेरी के सेक्शन में चले जाएगा तो आपको PYQ वहाँ पे अपलोड मिल जाएगा। जो भी 10 साल का PYQ होगा वो सारा PYQ आपको मिल जाएगा। और उसी PYQ सेक्शन में आप एक चीज़ और देखोगे तो आपको 2 चीज़ और मिल जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ कि PYQ सॉल्यूशन, ये मैथ का, मैकेनिक्स का और इंग्लिश का, तीनों सब्जेक्ट का विथिन 10 ईयर का, मतलब 10 साल का आपको PYQ सॉल्व मिल जाएगा फ्री में। ये बिल्कुल फ्री है, मैं सारे बच्चों को फ्री में दे रखा हूँ। आप जाकर के चेकआउट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर 10 साल का PYQ मिल जाएगा, मैथ, मैकेनिक्स और इंग्लिश का। वो जाकर के आप चेकआउट कर लेंगे, उसका बस सोल्यूशन आपको देखना है कि यार इसका सोल्यूशन कैसे किया गया। उससे आपको क्या लगेगा कि जो 10 साल का PYQ है ना, उसका सोल्यूशन देख के आपको अंदर से एक एनर्जी आएगा कि यार इस टाइप का प्रॉब्लम को ऐसे बनाना होता है, इस टाइप के प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला लगती है, इस टाइप के प्रॉब्लम में इतना समय लगता है, इस टाइप के प्रॉब्लम करने के लिए ये कंसेप्ट होती है। इतना आपको पता चल जाएगा अंदर से, और इतना पता चलेगा ना। और ये PYQ आप ऑलरेडी 10 साल का देखोगे ना, मैथ, मैकेनिक्स, इंग्लिश का, तो तीनों सब्जेक्ट को मिला करके मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से 5 क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हो। PYQ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, ये तो आप जब पूरा अच्छे से PYQ खुद से सॉल्व करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि हम इसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बट अभी मैं मान सकता हूँ कि आपको PYQ का केवल सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, और सॉल्यूशन ही आपको बस देख लेना है, एक झलक देख लेनी है। एक जो झलक है ना मैप पे, कि हाँ मुझे देख लेना है ऐसे ऐसे PYQ ऐसे सॉल्व किए गए, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे बनाया गया है, इसका क्वेश्चन टाइप को करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है, इसका बनाने के लिए ये फार्मूला है, ये अप्रोच है, वो बस देख लेना है। इतना देखोगे तो उम्मीद करता हूँ कि इस मैथ, मैकेनिक्स में आप मिला के 5 क्वेश्चन यहाँ से कर लोगे। और यहाँ पे आप 8 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलो, तो 8 क्वेश्चन यहाँ से करो, 5 क्वेश्चन यहाँ से करो। उसके बाद करनी है कि गो थ्रू द ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जो समय बच गया है उसमें आपको क्या करनी है कि गो थ्रू करना है आपको ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक सर क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से लाएं, तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दिया मैंने, मैथ का, मैकेनिक्स का, इंग्लिश का, तीनों सब्जेक्ट मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, जिसमें मैंने बता रखा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है, कैसे है, क्या है, नहीं है। तो उस वीडियो को, तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जा करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैथ में क्या इंपॉर्टेंट है, मैकेनिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट है। तीनों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जाकर देखनी है। केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस होना चाहिए था। उतना में से कुछ छूटा है या कुछ नहीं छूटा है, या कुछ किए हो कुछ नहीं किए हो, तो उसको जाकर के एक बार गो थ्रू कर लेना है। गो थ्रू दैट मीन कि देख लेना है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कैसे बनाता है क्वेश्चन। जैसे कि एग्जांपल दूं आपको, गामा बीटा फंक्शन इंपॉर्टेंट होती है मैथ में, तो गामा बीटा फंक्शन का आपको जाकर देख लेना है कि गामा बीटा फंक्शन का क्या कंसेप्ट है, कैसे बना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, बस ये देख लेना है आपको, ठीक है। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको पता है कि सिमली पूछता है, तो जाके आपको सिमली देख लेना है कि सिमली 10, 20, 50 क्वेश्चन जितना है रिपीट करते हैं क्वेश्चन, उसको जाके देख लेना है। या 10-20 सिमली का लिस्ट निकालो गूगल से या किसी भी तरीका से, जहाँ से आप सोर्स से लगा सकते हो वहाँ से निकालो, और वहाँ से उसको जाकर के एक बार देख लो कि ये सिमली होती है, ऐसे ऐसे इसमें करना होता है। फोनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, फोनेटिक्स को देख लो एक बार, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे का एक लिस्ट बना लो और उसको देख लो। तो गो थ्रू करना आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के थ्रू। उसके सिवा आपको क्या करना है कि सिलेक्शन मैनेजमेंट बाय अटेम्प्ट बैलेंस क्वेश्चन अटेम्प्ट। सिलेक्शन मैनेजमेंट बाय अटेम्प्ट बैलेंस क्वेश्चन अटेम्प्ट, मतलब क्वेश्चन का जो अटेम्प्ट होना चाहिए था, वो क्वेश्चन के अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बारीकी से आपको करना है कि कितना हम क्वेश्चन करें कि मेरा कितना स्कोर बन जाएगा और मैं निगेटिव में भी ज़्यादा ना जाऊँ। आपको पता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन सेट होते हैं वो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल्ट और ट्रिकी होते हैं, तो आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। और आपको पता है कि मुझे सिलेक्शन करना है अपने आप को, तो मिनिमम जो क्राइटेरिया जो क्वेश्चन हो लेवल उतना तो आपको बनाना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन बनाने का भी एक दिक्कत है, और नहीं बन रहा है, कुछ पढ़े भी नहीं हो तो नहीं बन रहा है उसका दिक्कत है, और आपको साथ साथ ये भी देखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो दोनों को बैलेंस करके एक नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको डिफाइन करना है कि कितना क्वेश्चन में किस सब सेक्शन में, मैथ में, मैकेनिक्स में, इंग्लिश में, तीनों में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट लूँ कि मैं नेगेटिव मार्किंग से नीचे ना जाऊँ, या ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना लूँ कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट लूँ, और जो भी बनाए हूँ, जो भी मैं अच्छा से कर सकता था, जो भी मुझे प्लस पॉइंट बना था, वो नेगेटिव भी लेकर ना डूब जाए। तो एक बैलेंस तैयार करो कि उस बैलेंस में आपको, उस जोन में आपको बैलेंस करना है।
अब इसको कैसे समझेंगे, इस पॉइंट के लिए मैंने बोला था ना कि वैसे बच्चे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े वो तो देखेंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सब कुछ पढ़े हुए हैं, थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं, उनको भी ये टॉपिक देखना चाहता है। इसीलिए मैं इसको अलग से एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि कैसे इसका मतलब आपको सिलेक्शन, ये सिलेक्शन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट टेक इट एट इज ईजी, टेक इट एज ए सीरियस। बहुत सीरियस टॉपिक है ये कि सिलेक्शन मैनेजमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए था। अब सिलेक्शन मैनेजमेंट क्या है, कैसे, इसको जरा हम लोग समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये जस्ट लाइक ट्रिक की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए ये मैनेजमेंट जो टूल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो मैनेजमेंट टूल के मैं यहाँ पे अलग से काम करता हूँ, आपको बताता हूँ, ठीक ना। मैनेजमेंट टूल, इसको मैं बोलता हूँ सिलेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ सिलेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट, सिलेक्शन मैनेजमेंट आपको बताता हूँ कैसे आपको खत्म करना। आपको पता है ना कि ये 3 सब्जेक्ट हमको यहाँ पे कवर करनी है। पहला चीज़ मैं इंग्लिश को लेकर चलता हूँ, ठीक है। आपको क्या करनी है, इंग्लिश को लेकर के, इंग्लिश में आपको क्या करनी है, उसके बाद से आपको मैथ लेकर चलनी है, ठीक ना। ये हो गया आपके पास मैथ का, चलो भाई लिखते हैं यहाँ पे मैथ, MATH मैथ्स। उसके बाद से आपका इंग्लिश मैकेनिक्स का हो गया, तो इसको लिखते हैं हम लोग मैकेनिक्स, ठीक है। ऐसे अब आपको देखिए क्या करना है, इंग्लिश में आपको पता है ना कि इसमें हमको बस पास करना है, क्वालिफाइंग करना है। तो इसमें आप मिनिमम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप 20 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठीक ना। कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन के आसपास आप अटेम्प्ट लो, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और इसका जो टाइम का मैनेजमेंट है ना वो तगड़ा होना चाहिए। 20 क्वेश्चन आपको इस तरीके से रट लेना है इंग्लिश में कि आपको जो है ना कि 20 क्वेश्चन करने के लिए मात्र 20 मिनट का ही टाइम देना है। कितना देना है, 20 मिनट का ही टाइम देना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन 20 मिनट इंग्लिश के लिए बहुत है। अगर आपको अच्छे से इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आप करके रखे हो ना, तो 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आप निपटा लोगे। इसको आपको फ्री हो जाना है। तो पहले जो मैनेजमेंट टूल है ना सिलेक्शन का, ये आपको इंग्लिश को लेकर है, क्योंकि इंग्लिश जब तक आप क्वालिफाई नहीं करोगे बाबू तब तक आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। तो इंग्लिश को क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप कुछ नहीं पढ़े हो तो आपको 20 क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट लेना चाहिए था। जो रटे हो, जो समझे हो, उसी के अंदर में आपको लिमिट रखना चाहिए। 20 क्वेश्चन में अटेम्प्ट लेना है। उसको जब मैथ में ना, इसमें आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, इसमें 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है। कितना, 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेना है। कितना मैं बोल रहा हूँ, 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेना है। और यहाँ पर मैकेनिक्स में भी आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है। मैं 15-15 दोनों में क्यों बोला हूँ, इसके पीछे का रीजन समझिए। देखिए आपका जो सिलेक्शन होता है ना, 15 क्वेश्चन यहाँ से, 15 क्वेश्चन यहाँ से, 15-15 30 क्वेश्चन करते हो ना। तो मैंने जहाँ तक बात करें वैसे लोगों से जो लोग पिछले सेशन का टॉपर है, जैसे UR 7, उसके बाद से यहाँ पे 92 जिनका रैंक था, ठीक ना, 92 ऐसे करके जो लोग हैं उनसे मैंने बात करेगा तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन लोगों ने भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा था। उन कितना अटेम्प्ट करा था, इन्होंने भी बोला कि सर 40 के आसपास को अटेम्प्ट किया था, 37 के आसपास कोई थे, कोई 30 के आसपास थे। तो यहाँ पे देखो 30 क्वेश्चन आपको फिक्स हो गया, इसमें से आपको पूरा अटेम्प्ट नहीं करना। तो देखो क्या है, अगर 15 क्वेश्चन आपने बनाया है तो 15 क्वेश्चन में आप मानो चलो कि 10 क्वेश्चन आपने सही किया है, 5 क्वेश्चन आपने गलत कर रखा है, तो 15 क्वेश्चन हो गया। तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ये कितना मिलेगा, 10 का ही मार्क्स मिलेगा। तो 10 का मार्क्स आपके पास कितना हो जाएगा, 10 चौका 40, मतलब 40 नंबर मिल गया। और ये 5 आपने गलती कर रखा, तो 5 यहाँ से डिडक्ट भी तो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 35 नंबर हो जाएगा। तो ये जो 35 नंबर आपका मिला यहाँ से, ठीक है, ये 35 नंबर जो आपको मिला है, इस 35 नंबर पर आपको टिक जाना है। ऐसा ना हो कि हम इससे ज़्यादा चल जाएं और इससे ऊपर चल जाएं। इससे ऊपर जा सकते हो तो गुड एंड वेल है भाई, लेकिन इसके नीचे जाओगे ना तो स्कोरिंग इतना कम हो जाएगा कि आपको जो है कि कट ऑफ पार नहीं कर पाओगे आप लोग, तो फिर वहाँ पे फंस जाओगे। तो एक जो बैलेंस फॉर्म है ना मेरे पास, वो बैलेंस फॉर्म मैं 15 को ही मानता हूँ। अगर 15 से ज़्यादा अभी आप अटेम्प्ट कर लोगे ना, मान लो सपोज दैट कि आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लिया मैथ में, आपको नहीं आता फिर भी 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लिया, तो 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ले रहे हो ना, तो आप सोच के देखो क्या हो जाएगा। 30 में आप कितना सही कर सकते हो, 30 में आप 15 क्वेश्चन सही कर सकते हो ज़्यादा, क्योंकि टॉप क्वेश्चन आते हैं ना, इंपॉर्टेंट होते हैं, जो क्वेश्चन आप करोगे पता चलेगा PY को सॉल्व करके। तो ज़्यादा अगर हम रिस्क लेते हैं तो ज़्यादा आपके पास नेगेटिव भी जाने का चांसेस है। लेकिन अगर कम करते हैं तो कम भी तो है ना पास। तो जो कम लोग करते हैं ना वो एक्चुअली सेफ जोन में होते हैं। सेफ जोन, मेरा कहने मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ पे 10-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश, तो आपने समय ज़्यादा दिया है। 15 क्वेश्चन मैंने ऑनली अटेम्प्ट कर, तो मैंने समय ज़्यादा दिया है, क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, फिर थोड़ा बहुत तो आता था मुझे, उसको एफर्ट लगा के मैंने बनाया। तो 15 क्वेश्चन मैंने बनाया, तो उम्मीद है कि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें सही हो जाएगा। 15 में से ज़्यादा क्वेश्चन मैक्सिमम सही होने के चांसेस है, इसलिए मैं यहाँ पर 10 सही मानता हूँ। लेकिन 30 अटेम्प्ट मार दिए तो आप क्या करोगे, 30 जब अटेम्प्ट ले लोगे तो जल्दी जल्दी बढ़ोगे, आगे फास्ट बढ़ोगे, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, तो आप 30 करोगे।
और ये 30 करने का मतलब नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा चल जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा पड़ जाए तो फिर आपका स्कोरिंग कम हो जाएगा। तो एक जो बैलेंस फॉर्म हम अपने अनुसार देना चाहेंगे वो 15 है। तो 15 मैथ में, 15 मैकेनिक्स में आपको अटैम्प्ट कर रहा है। 15-15 बैलेंस करते हो तो फिर आपका अच्छा स्कोरिंग बन जाएगा। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से गलत भी हो सकता है, यहाँ भी हम मानते हैं कि 5 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन सही हुआ, यहाँ पे 10 क्वेश्चन हुआ, तो 20 क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। 20 क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। और ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे आप इंग्लिश में पास कर रहे हो, इसका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, इसको हटा दीजिए। ये 20 क्वेश्चन एटलीस्ट आप करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस 20 क्वेश्चन आप कर लेते हो सही से तो हो जाएगा सिलेक्शन। अब देखो 15 से ज़्यादा भी कर सकते हो आप लोग, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन कॉन्फिडेंस है तभी। कॉन्फिडेंस नहीं है तो भाई यहाँ पे जाकर रुक जाना, यहाँ पे जाकर रुक जाना 15 पे जाके। तो ये 15 से ज़्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंस होना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है और बिलो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना है। बिलो कॉन्फिडेंस भी रहोगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी, फिर नंबर इतना कम चला जाएगा कि फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कोई रैंक बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा रैंक बन जाएगा, फिर आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा रैंक ला के भी कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली आपको ब्रांच जो चाहिए, जो आपको कॉलेज चाहिए वो मिल नहीं पाएगा, तो उसका भी आपको ध्यान रखना। तो एक बैलेंस फॉर्म ना वो हम आपको गाइड कर रहे हैं कि 15 क्वेश्चन आप बैलेंस करके चलो। अब 15 क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना, ये आप समझ लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना, उसके लिए PYQ का सॉल्यूशन देखना, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट जो आपका स्ट्रेंथ है जिसमें आप अच्छे से कर सकते हो उसको देखना। ये सारा फैक्टर मैंने अभी जस्ट बताए थे, उसको फॉलो कर लेना। तो इस तरीके से हम मान के चलते हैं कि आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो और इतना मैनेजमेंट का काम कर लेते हो, इतना अच्छे से चीज़ों को मैनेज करते हो 7 से 8 दिन जो बचा हुआ उतना समय में, तो आप एक अच्छे रैंक के अनुसार भी पास कर सकते हो, ठीक है। और बिल्कुल जो कुछ भी नहीं पढ़े, बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े, वो उनको लगता है कि हम तुक्का मार के पास हो जाएंगे, तो भाई तुक्का मार के आसानी से पास नहीं हो सकते आप लोग। तुक्का मारते हो वो नसीब की खेल है, सही रहा नसीब तो ठीक है, अदरवाइज जो भी आना था वो भी चला जाएगा। तो तुक्का भी ज़्यादा मारना नहीं है, बैलेंस फॉर्म में रहना है, एक बैलेंस बाउंड्री है उसमें रहना है। हाँ, कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे सर तुक्का कैसे मारना, तो एक वीडियो बना देंगे हम तुक्का मारने वाला भी, तुक्का कैसे मारना, तुक्का मारने का भी ट्रिक है मेरे पास, कैसे आप लोग तुक्का मारिएगा तो कितना सही हो सकता है कितना गलत हो सकता है, तुक्का मारने का भी तरीका बता देंगे। तो वो अगले वीडियो में हम देख लेंगे, बट फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस मैनेजमेंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कैसे मैनेज करना और कैसे 7 से 8 दिन जो समय बचा है उसको कैसे यूटिलाइज करना और कैसे मुझे अप्रोच करना है अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो। एंड बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।